मालती, ओ मालती, क्या हुआ? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? वो कुछ नहीं माई, मैं बस ऐसे ही सोच रही थी। अच्छा, इतनी गहराई से क्या सोच रही थी? यही कि वो बस मैं सोच रही थी कि कुछ नई तरह की मिठाई बनाए क्या। ओहो अच्छा ठीक है, पहले दुकान चलो, वहाँ पर कोई नहीं है, आओ मेरे साथ। मैं क्या सोच रही हूँ इस बारे में माँ को पता चला तो माँ क्या कहेंगी पता नहीं। सुनो बेटी मालती, आज हमारे घर रिश्तेदार आ रहे हैं, तो मुझे तुम अपने हाथों की बनी मिठाई दे दो। मालती कुछ सोचते हुए, किसी का इंतजार करते हुए कहीं खोई हुई उसके पास रखी मिठाई उसे दे देती है। जैसे ही वो वहाँ से चली गई, वो फिर सोच में डूब जाती है। जब से उसे समझ आया है, भार्गव हमेशा उसके साथ ही रहा, हर बात में उसका साथ दिया। इतना ही नहीं, जब दोनों बड़े हुए तब भी वो मालती के आसपास ही घूमा करता था। भार्गव, मुझे तुमसे थोड़ी देर अकेले में बात करनी है, चलो ना नदी किनारे चलते हैं। अरे मालती, मैंने तुम्हारी बात पहले कभी टाली है क्या? चलो चलें। इसके बाद दोनों चलते हुए नदी किनारे पहुंचते हैं। मालती काफी देर तक कुछ नहीं बोलती। भार्गव उसे इतना विचार विमय देखकर, क्या हुआ मालती? तुमने कहा था कुछ बात करनी है और अब बिना कुछ कहे सोच में डूबी हो। वही तो मैं सोच रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ और कैसे कहूँ तुम्हें। मुझसे कुछ कहने के लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं, तुम बेझिझक कहो, उसके लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ। क्या तुम सच में वो करोगे? हाँ बिल्कुल करूँगा, तुम जो कहोगी वो मेरा फर्ज है। तो फिर मुझसे शादी कर लो। भार्गव ये सुनकर चकित रह गया। मालती, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुमसे शादी कर लूं? हाँ, तुम बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर तुम जान मांग लेती तो खुशी खुशी दे देता, लेकिन शादी करना मुमकिन नहीं है। मुझसे तुम्हें जान देने जितना प्यार है, लेकिन शादी करने जितना नहीं है। हाँ, माफ करना मालती, मुझे तुमसे बहुत लगाव है, लेकिन वो लगाव जिम्मेदारी का है। मैं तुमसे शादी कर लूं ये नहीं हो सकता। यानी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते? नहीं करता, और ना ही तुमसे प्यार करूँगा। फिर इतने सालों तक मेरे साथ क्यों रहे तुम? हर पल मेरा साथ क्यों दिया तुमने? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मेरे आसपास क्यों घूमते रहते हो तुम? बोलो। इन सवालों के मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? क्यों नहीं लगेगा? जब से मुझे होश आया है, हम साथ खेले, साथ बड़े हुए। जब मैं बचपन में पानी में गिर गई थी, तब तुमने अपनी ताकत से ज्यादा जोर लगाकर तैरते हुए मुझे बचाया। उसी दिन मुझे पहली बार तुम्हारे लिए कुछ महसूस हुआ। फिर हम दोनों जंगल में एक बार गए थे। अचानक एक बाघ ने मुझ पर हमला कर दिया था। तब तुमने अपने धनुष बाण से बाघ से मेरी जान बचाई थी। उस दिन पहली बार मुझे तुमसे प्यार हुआ था। उस दिन जब तुम जंगल में मेरा हाथ पकड़कर मुझे रास्ते पर ले जा रहे थे, तब मुझे महसूस हुआ कि तुम मेरे लिए पहाड़ जैसे सहारा हो। तुम्हारा सहारा मुझे बहुत पसंद आया। तुम्हारी हिम्मत भी बहुत पसंद है मुझे। और एक दिन जब घर में माँ और बाबूजी ने मुझे डांटा, तो मैं रूठ कर खेत में खटिया पे सो गई थी। तुमने पूरी रात खटिया के नीचे सोकर मेरी रक्षा की थी। ये सब तो तुम्हें याद है ना? अगर तुम्हारे मन में कुछ भी नहीं था तो तुमने ये सब क्यों किया मेरे लिए? बताओ, क्या तुमने इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम्हें मुझसे प्यार है? जब कोई लड़की खतरे में होती है तो मेरे जैसे पुरुष उसे बचाते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, और इसे प्यार समझना बिल्कुल गलत है। ओह अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर गांव में बहुत सारी लड़कियां हैं, तुम उन्हें क्यों नहीं बचाते? जैसे मेरे साथ रहते हो, तुम उनके साथ क्यों नहीं रहते? जब भी कोई मदद चाहिए होती है, तुम हमेशा मेरी मदद करते हो, फिर बाकी लड़कियों की मदद क्यों नहीं करते तुम? क्या तुमने बिना प्यार के ही ये सब किया? इस बारे में क्या कहोगे? मुझे ये सब नहीं पता, जितनी बातें तुम कर सकती हो मुझे उतनी समझ में नहीं आती, लेकिन एक बात है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। अब तक तो मैं ये सोच रही थी कि वो खुद मुझसे शादी के लिए पूछेगा। मैंने सोचा था कि उसे मुझसे प्यार है, लेकिन अब तो वो इस तरह की बातें कर रहा है। क्या सच में भार्गव मुझसे प्यार नहीं करता है, या फिर कोई और सुंदर लड़की उसे पसंद आ गई है, या फिर उसे इस बात का डर है कि उसके माता पिता नहीं मानेंगे? इस तरह के कई सवाल सोचते हुए वो अपने घर पहुंची। उस दिन से वो पहले जैसी नहीं रही। वो अपने आप में नहीं थी, खोई खोई सी रहने लगी। उसकी मानसिकता पहले से बदल गई थी। मालती, बेटा मालती, क्या हुआ माँ? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? मैं तो यहीं पर हूँ ना, धीरे भी तो बोल सकती हो ना तुम। तुम्हें हुआ क्या है बेटा? सुबह से देख रही हूँ, ना जाने किस सोच में डूबी हो। पूछने पर मिठाई, पता नहीं क्या बहाने बना रही हो, सच नहीं बता रही। ऐसी कोई बात नहीं है माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो तुमने रत्ना को ना जाने कौन सी मिठाई दे दी। अभी रास्ते में मिलकर उसने बताया मुझे सब। ऐसा नहीं है माँ, वो मेरा ध्यान नहीं था। अगली बार से ऐसा नहीं होगा। वो तो ठीक है, पर हुआ क्या है ये तो बता। ऐसी तो नहीं थी। मालती से रहा नहीं गया। उसने उसके और भार्गव के बीच हुई सारी बातें माँ को बता दी। ये सुनकर मंगला, भार्गव ने सही कहा बेटा, बेशक तुम मुझसे प्यार करती हो, पर वो तुमसे शादी के योग्य नहीं है, इसलिए उसने बिल्कुल सही किया। ये क्या माँ, तुम भी वही बातें कर रही हो? भार्गव इतना अच्छा लड़का तो है, क्या तुम मेरे लिए उससे बेहतर लड़का ढूंढ सकती हो तो बताओ। अच्छे बुरे की बात नहीं है बेटा, बस वो परिवार के लिए सही नहीं है और कुछ नहीं, समझो। आखिर हो क्या गया है? ये लोग मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं ऐसा क्यों कह रही है? मैं अब सीधे भार्गव के घर जाऊंगी और उसके माता पिता से पूछूंगी, उसके बाद ही कुछ सोचूंगी।
मौसी जी नमस्कार। अरे मालती, आओ आओ, कैसी हो? बताओ कैसे आना हुआ? वो कुछ नहीं मौसी, मुझे भार्गव से बहुत प्यार है। जब मैंने उसे बताया तो वो कह रहा है कि वो मेरे योग्य नहीं है। यहाँ तक कि मेरी माँ ने भी ऐसी ही बात कही। उन्होंने कहा भार्गव मुझसे शादी करने के लिए सही नहीं है। आप ही बताइए, अब आप ही भार्गव को मुझसे शादी करने के लिए समझा सकती हैं। आप ही कुछ कीजिए ना मौसी। मालती, उन दोनों ने जो भी कहा वो सही है। तुम्हारे और हमारे परिवार में बहुत ज्यादा अंतर है, इसलिए ये सब संभव नहीं। सब लोग एक जैसी बातें क्यों कर रहे हैं? हम भी तो एक जैसे घरों में ही रहते हैं, फिर ये ऊंच नीच की बात कहाँ से आ गई? बताइए। मैं तुम्हें विस्तार से नहीं बता सकती, लेकिन एक बात कहूँगी, तुम्हारी शादी का फैसला हमारे हाथ में नहीं है। भार्गव ने जिसे चुन लिया है, तुम्हें उसी लड़के से शादी करनी होगी। भार्गव तय करेगा कि मुझे किससे शादी करनी होगी? सुमति मौसी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? जब समय आएगा तो तुम्हें समझ आ जाएगा। अब अपने घर जाओ। कोई मेरी पीड़ा नहीं समझ रहा, सब एक जैसी बातें कर रहे हैं, जैसे मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। तो फिर मैं क्या करूं? क्यों रहूं? अब मैं इस गांव को छोड़कर चली जाऊंगी, यही मेरे लिए सही रहेगा। हाँ, जैसा सोचा वैसा ही किया। एक छोटी सी पोटली में जरूरी सामान रखकर वो गांव की सीमा पार कर रही थी। तभी अचानक भार्गव खड़ा हो गया। मालती उसे देखकर घबराई सी देखती रह गई। हट जाओ भार्गव, मुझे जाने दो। नहीं मालती, मैं तुम्हें गांव छोड़कर नहीं जाने दूंगा। मेरी सहमति के बिना तुम इस गांव की सीमा लांघ नहीं सकती। अच्छा, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते? मैं किससे शादी करूंगी ये तुम तय कर सकते हो। अब मैं गांव छोड़कर जा रही हूँ तो मुझे तुम्हारी अनुमति लेनी होगी। हो क्या रहा है ये सब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ मेरी बात का कोई मोल ही नहीं। मुझे ये सब कुछ नहीं पता, बस तुम इस गाँव को छोड़कर नहीं जा सकती। हुआ क्या है सबको? जिससे पूछो कहता अभी नहीं बता सकते। आखिर हो क्या रहा है? तुम्हें मुझे ये बताना ही होगा, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं लूंगी। समझ गए तुम मेरी बात को? अभी के अभी तुम मुझे सारी बात बताओ। भार्गव के लाख समझाने पर भी जब मालती वहाँ से नहीं हिली तो विवश होकर भार्गव को उसे सारी बात विस्तार से बतानी पड़ी। देखो मालती, मैं देखरेख और सुरक्षा करने के लिए एक नियमित साधारण सैनिक हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। क्या कहा? तुम सैनिक हो? क्या मतलब? क्या ये सब कोई मजाक चल रहा है यहाँ पर? और मेरी रक्षा क्यों कर रहे हो? मैं क्या कोई राजकुमारी हूँ? तुम एक गांधरपुर राज्य की राजकुमारी हो। किसी ठोस कारणवश तुम्हें यहाँ छुपा कर रखा गया है। तुम ये बात जानती हो? तुम्हारी रक्षा के लिए मुझे रखा गया है। आखिर तुम कह क्या रहे हो? मुझे होश आने के बाद से मैंने इस गांव की सीमा कभी पार नहीं की। मेरी सारी यादें इसी गांव की है और तुम्हें भी मैंने होश आने के बाद से अपने साथ ही देखा है। तुम कब सैनिक बने? कोई मुझसे ज्यादा सुंदर या धन वाली लड़की मिल गई है क्या? इसलिए तुम मुझसे प्रेम नहीं कर रहे हो? अगर ऐसा है तो साफ साफ कहो, मैं मान जाऊंगी, पीछे हट जाऊंगी। लेकिन ये कहानी क्यों बना रहे हो? अरे नहीं मालती, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। जिस घर में तुम पली बड़ी हो वो तुम्हारा नहीं है और जिस घर में मैं रह रहा हूँ वो मेरा नहीं है। मेरी इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये सब क्या कह रहे हो तुम? जरा साफ साफ बताओ। 20 वर्ष पहले गंधारपुर राज्य पर वल्लभ नामक राजा का शासन था। उसके 2 पुत्र थे, कार्तिकेय और मणिकांत। एक दिन वल्लभ की मृत्यु हो गई। उस दिन के बाद से राज्य पर शासन कौन करेगा, इस बात को लेकर दोनों भाई अपना अधिकार जताने लगे। रंजन जी, जैसे भी हो हमें राज्य को अपने हाथ में लेना ही होगा। मुझे खबर मिली है कि हमारा भाई दुश्मन राज्यों से हाथ मिला बैठा है। आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए? पहले ही पिछले युद्ध में दोनों तरफ सेनाओं का भारी नुकसान हुआ है। कई लोगों की जान चली गई है और बहुतों ने अपनी जान गंवा दी। ऐसे समय में युद्ध करना ठीक नहीं होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि दुश्मनों पर जीत कैसे पाई जाए? सैनिकों को कहाँ से लाए? और आप कहते हैं कि युद्ध मत कीजिए क्योंकि सैनिक मर जाते हैं। सैनिकों का काम ही होता है कि अपने राज्य के लिए जान देना, इसलिए मरने वाले तो मरेंगे ही और आने वाले आकर रहेंगे। अगर जीतने और राज्य को हथियाने के उपाय है तो बताइए। उपदेश नहीं मांगा है। आपकी सोच बिल्कुल गलत है। सैनिक भी इंसान हैं, उनकी भी जान की कीमत होती है। उन्हीं की वजह से आप राजा हैं और राज्य चला रहे हैं। और मैं जो कह रहा हूँ वो उपदेश नहीं सलाह है। जरा सोचिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है रंजन, जो भी कहना है साफ साफ कहो। राजकुमार, आप दोनों एक ही माता पिता की संतान हैं। ऐसे में सिर्फ सिंहासन के लिए आपस में युद्ध करना ठीक नहीं। आप अपने ही परिवार की प्रतिष्ठा और अपने पिता की इज्जत को कलंकित कर रहे हैं। इस वजह से आसपास के छोटे राज्यों में मान प्रतिष्ठा घट रही है। तो आखिर समाधान क्या है वो बताइए ना। आप दोनों शांति से बैठकर बातें करें, राज्य को बराबर बांट लें तो दोनों ही राज बन सकते हैं। तभी दोनों का मान सम्मान बढ़ेगा। अब मैं युद्ध का विचार छोड़कर भाई के साथ राज्य बांट लूं, यही कहना चाहते हो ना आप? हाँ राजकुमार, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये राज्य शांति पूर्वक रहेगा। बिना हानि के समस्याएं सुलझ जाएंगी। ठीक है रंजन, मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे देखना है कि क्या मेरा भाई इस बात के लिए तैयार होता है या नहीं। अगर वो स्वीकार करता है तो मैं भी स्वीकार करूंगा, अन्यथा युद्ध ही होना है। राजकुमार, आप मान गए इतना काफी है। बड़े राजकुमार को मैं समझा लूंगा। समझा लो। जिस दिन समझौते के लिए वो आएगा उसी दिन उसकी समाधि बना दूंगा मैं। ऐसा कहकर रंजन मणिकांत के पास गया और संधि के प्रस्ताव के बारे में बताया।
युद्ध से हो रहे नुकसान और संधि से मिलने वाले फायदों को विस्तार से समझाया। ये सब सुनकर मणिकांत बोला, ठीक है रंजन जी, आपने वर्षों तक हमारे राज्य की सेवा की है। आपकी बातों को हम भला कैसे टाल सकते हैं? अगर यही सभी के भले के लिए है तो हमें हमेशा से मंजूर है। सच कहूँ तो ये चीजें मेरे दिमाग में भी आई थी, लेकिन छोटे भाई ने मना कर दिया, नहीं तो हालात यहाँ तक नहीं पहुँचते। बीती हुई बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं। हम दोबारा से पीछे नहीं जाना चाहते। जो होना था वो हो गया। ठीक है रंजन जी, संधि की व्यवस्था कीजिए। अगले दिन कार्तिकेय, मणिकांत, रंजन और अन्य 2 राजाओं की उपस्थिति में संधि की व्यवस्था संपन्न हुई। अच्छा हुआ कि आप दोनों संधि के लिए मान गए। अब आप दोनों राज्य का सम्मान बंटवारा करें और बंटवारे के हिसाब से शासन करें, ताकि आपके पिताजी की मर्यादा का मान रख सकूं मैं। रंजन जी, इस राज्य पर शासन मैं करूंगा। मेरे पिता का नाम रोशन भी मैं ही करूंगा। राजा कार्तिकेय, संधि के लिए आकार हथियार उठाना राजधर्म नहीं है। इसका मूल्य आपको अवश्य चुकाना पड़ेगा। इससे कैसी संधि करना? इसके दिए आधे राज्य पर क्या मैं शासन करूंगा? मैं संधि के लिए नहीं बल्कि इसकी गर्दन काटने के लिए सहमत हूँ। रंजन जी, आप बड़े हो, आप पर आदर करने के कारण मैंने हाँ कहा था, लेकिन इसने तलवार निकाली, इसने मुझे हथियार निकालने के लिए विवश कर दिया है। राजकुमार शांत हो जाइए, हर बात का समाधान तुरंत नहीं होता। ठीक है रंजन जी, आप हमारे गुरु समान हैं। आप जो कहे मैं उसका पालन करूंगा। आपका निर्णय क्या है बताइए, नहीं तो सीमा पर मेरी हजारों सेना तैयार खड़ी है। एक ही दिन में इसे और इसकी सेना को खत्म करके इसका शीश काट कर अपने किले के द्वार पर लटका कर मैं इस राज्य का राजा बन जाऊंगा। मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अभी युद्ध करने लायक मेरे पास सेना नहीं है। चोरी छिपे वार करना ही मेरे बस में है, पीछे हट जाना ही अच्छा है। अब ठीक है, अब आप बताइए आपका मत क्या है? ये कभी खत्म नहीं होने वाली लड़ाई है। कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए मेरी एक सलाह मानिए। आप दोनों की शादी को कई साल हो गए हैं, लेकिन अब तक आपकी संतान नहीं हुई है, तो इस 1 वर्ष की प्रतीक्षा करें। जिससे पहले संतान प्राप्ति होगी वही निर्णय लेगा, राज्य को बांटना है या युद्ध करके जीतना है। ये तय करने का अधिकार उसी का होगा, बाकी सब उस निर्णय का पालन करेंगे। यही मेरी इच्छा है। रंजन जी, आपका निर्णय ही हमारा निर्णय है। किसी भी समझौते के लिए हम तैयार हैं। मुझे भी स्वीकार है। 1 वर्ष बीत गया। मणिकांत को पुत्री हुई। ये बात सुनकर कार्तिकेय आग बबूला हो गया। उससे पहले संतान हुई है, इसलिए अब मुझे उसकी बात मान आधा राज्य लेकर शासन कर रहा हूँ। कौन है वहाँ? तुरंत मणिकांत के महल में घुसकर आक्रमण करने का आदेश दे रहा हूँ। इस तरह कार्तिकेय ने मणिकांत के महल पर आक्रमण कर उसका और उसकी पुत्री का वध कर समस्त राज्य पर अपना शासन किया। ये सब तो ठीक है, पर इसका मुझसे क्या संबंध है? बोलो। उस दिन मणिकांत की जिस पुत्री को कार्तिकेय ने मारा वो तुम ही हो। अच्छा, तो मैं आखिरी सांस ले रही थी और तुम मुझे यहाँ ले आए, है ना? नहीं, तुम्हारे जन्म के दूसरे दिन ही जंगल के रास्ते से छिपकर तुम्हें यहाँ एक परिवार के पास सौंपा गया, जिन्हें तुम अपने असली माता पिता समझती हो। तुम्हारी रखवाली के लिए मुझे भी किसी के घर उनका बेटा बनाकर भेज दिया गया। तो फिर कार्तिकेय ने उस दिन जिसका वध किया वो कौन थी फिर? वो मेरी बहन थी, जिसे जन्म 3 ही दिन हुए थे। तुम्हारी जगह रखे हुए मेरी बहन की कार्तिकेय ने वध कर दिया। तुम्हारी बहन को मेरे प्राण बचाने के लिए रख दिया गया, पर क्यों? क्योंकि अपने राज्य और राजा के लिए अपने प्राणों की वारना ही एक सैनिक का धर्म होता है। राजा और राज्य के लिए कोई भी त्याग करने के लिए मेरे पिताजी सिद्ध थे, इसलिए मेरी बहन को तुम्हारी जगह रखा गया। इसके बदले मुझे बचपन में ही सैनिक बनने का अवसर भी मिला। मेरे प्राण बचाने के लिए तुमने अपनी बहन के प्राण माता पिता के साथ बिताने वाला बचपन भी त्याग दिया? वो मेरा कर्तव्य था, मैं उसे बोझ नहीं समझता। मेरे पिता चले गए, मेरा राज्य चला गया, अब मैं जीवित रहकर क्या करूंगी? आखिर क्यों इतने वर्षों तक तुम मेरी पहरेदारी करते रहे? हाँ, तुम्हारे पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेकर उस कार्तिकेय का सिर काटना है, फिर मणिकांत की पुत्री को गंगापुर के सिंहासन पर शासक के रूप में बैठाकर उस पर शासन करना है। सुनो भार्गव, मैं बचपन से ही प्रेम से रहने वाले लोगों के बीच पली बड़ी हूँ। अब मुझे सिवाय प्रेम के द्वेष नहीं करना और प्राण लेना तो मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। इस बात को जाने दो। ऐसा नहीं है मालती, तुम्हारे पिता की मौत का प्रतिशोध लेना है। वहाँ गंगापुर कार्तिकेय की अत्याचारी शासन में जल रहा है। मणिकांत राजकुमारी कहीं जीवित है, वो लौटेगी तो हमारे जीवन बदल जाएंगे। प्रजा आशा की प्रतीक्षा कर रही है। भार्गव, अगर ऐसा था तो मुझे इंसानों को मारने वाली राक्षस की तरह पालना था या युद्ध करने वाली चंडी की तरह, पर आपने तो मुझे एक आम लड़की की तरह रिश्तों के बीच पाला है। अब मुझसे बदला या प्रतिशोध जैसी उम्मीद करना अनुचित है, मुझसे नहीं होगा। फिर गंगापुर की प्रजा की उम्मीदों का मैं क्या उत्तर दूं मालती? ऐसी राजकुमारी की प्रतीक्षा करना जिसके होने का कोई भरोसा नहीं, ये उनकी भूल है। इतने में वहाँ एक संदेशवाहक आता है और कहता है कि कार्तिकेय ने बीमारी के कारण अपने प्राण त्याग दिए और राजकुमारी को लेकर तुरंत गंधारपुर आने का निमंत्रण दिया। इसके बाद भार्गव और मालती गंधारपुर राज्य पहुँचे,
जहाँ प्रजा उनका भव्य स्वागत करती है। मालती को गंधारपुर की राजकुमारी घोषित किया जाता है। उसके बाद गंधारपुर के वासियों, मैं मणिकांत की पुत्री होने के अलावा इस देश की युवरानी बनने के योग्य बिल्कुल नहीं हूँ। सच तो ये है कि मैं शत्रु की दृष्टि से दूर जैसे तैसे जीवित रह सकी, वो तो सिर्फ मेरे पति युवराज भार्गव की वजह से। इसी वजह से आज से इस राज्य की सारी जिम्मेदारी मैं अपने पति युवराज भार्गव को सौंप रही हूँ। यदि आपको कोई सहायता चाहिए या कोई समस्या हल करनी हो तो आप युवराज के पास आइए, आपको न्याय और मदद दोनों मिलेगी। मैं केवल नाम मात्र की युवरानी बनकर रहूंगी। आपके प्रेम और स्नेह के लिए मैं सदा आभारी रहूंगी। अब मुझे अनुमति दीजिए। पर मालती, मैं युवराज कैसे और मैं शासन कैसे करूं? तुमने शायद सुना नहीं, अब तुम मेरे पति हो और अब इस देश के युवराज भी। यहाँ कोई है क्या? जल्द से जल्द हमारे विवाह की व्यवस्था करो। मालती, वो बात नहीं है। मैं एक सामान्य सैनिक हूँ, न मैं तुम्हारा पति बनने के लायक हूँ और न ही राजा। मेरी जान के बदले तुमने अपनी छोटी बहन के अर्पित जीवन की सौगात दी है। इस राज्य का सिंहासन तुम्हारा है। युवरानी के रूप में आज मैं तुम्हें ये सौंप रही हूँ, इसलिए ये स्वीकार कर लो। और जिस तरह तुमने 20 वर्षों तक मुझे अपनी आंखों पर बिठा कर रखा, अपना बचपन, अपना धैर्य सब कुछ त्याग दिया, तुम्हारे उसी समर्पण का पुरस्कार हूँ मैं भार्गव। मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। यही मेरी युवरानी के रूप में इच्छा है, इसलिए दोनों जिम्मेदारियाँ तुम्हें निभानी होगी, मेरे पति और इस देश के राजा के रूप में। तुमसे योग्य और कोई हो ही नहीं सकता इस राज्य के लिए, समझे? इस तरह भार्गव मालती के कहने पर उसका पति बनकर गंधर्वपुर राज का राजा बन गया।